नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का लेक्चर नंबर 14, जिसका टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मतलब हिंदी बोलेंगे संवैधानिक संस्थाएं। अब मैंने आपको पॉलिटी का लेक्चर पढ़ा था, मैंने लगा आपकी पॉलिटी पूरी कंप्लीट करवा दी है। पॉलिटी के अब खाली एक टॉपिक बचा था आपका, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बचा, एक बचा आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ये दो टॉपिक आपके बचे रह गए हैं, इसको मैं आपको करा दूंगा। दो लेक्चर आएंगे इसके टोटल। आज एक लेक्चर ये है, एक और लेक्चर आएगा जिसमें आपको दूसरे लेक्चर में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कराऊंगा। तो ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, यहाँ आपको सही वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको कभी कोई क्वेरी हो या कोई कुछ पूछना हो या दिक्कत परेशानी हो, तो उसके लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप कोई भी दिक्कत परेशानी हो पूछ सकते हैं हमसे, आपसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, मतलब संवैधानिक संस्थाएं जो आपकी होती हैं, जो निकाय से हिंदी में और कहते हैं तो संस्था बॉडीज़ को हम निकाय भी कह सकते हैं। जो संवैधानिक निकाय होते हैं उनके बारे में बात करेंगे आपके, है ना, जो पूरे संविधान में उनका प्रावधान दे रखा है उसमें, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आता है, सबसे पहले इसमें आपका आता है नंबर 1 पे आपका आता है कौन सी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम कहते हैं, इसे शॉर्ट में यूपीएससी भी कहते हैं हम लोग। ये हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको जानते हो, एक ये सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। मतलब यूपीएससी क्या है, एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, जो क्या है आपके जो आपके डीएम और आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, आईएफएस ऑफिसर होते हैं, इन सबको क्या है रिक्रूट करने की एक एजेंसी है ना। एक क्या आप कहते हो, एक क्लास के जो ऑफिसर्स हैं उनको रिक्रूट करने वाली जो एजेंसी है वो यूपीएससी है हमारी। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 में आता है। इसमें आते हैं टोटल आर्टिकल कितने आते हैं, 315 से लेकर 323 तक आपके इसमें टोटल आर्टिकल्स आते हैं, है ना। 315 शुरू होते हैं और 323 तक इसमें आर्टिकल्स आते हैं, किसमें, यूपीएससी में। ठीक है, और ये आपका पार्ट 14 या कहते हैं भाग 14 का पार्ट है। आप जानते हैं हमारे टोटल 22 पार्ट हैं, 22 में ये कौन सा नंबर है, ये 14वां नंबर इसका है। मतलब 14 जो पार्ट है उसमें क्या आपका यूपीएससी आता है, क्या नाम है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आता है आपका। याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन इसके, है ना। तो इस पर क्वेश्चन पूछ जाता है कि यूपीएससी किस पार्ट को आता है, या फिर इसमें कौन कौन से आर्टिकल, कितने आर्टिकल्स आते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। फिर आगे आपसे बताते हैं इसका कंपोजिशन कैसे है, संयोजन कैसे हुआ। तो आपको बताते हैं इसमें क्या होता है, आपका चेयरमैन होता है एक, और बाकी अदर मेंबर्स होते हैं, जिसको अपॉइंट किस द्वारा किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं और अदर मेंबर्स होते हैं, इनको अपॉइंट किस द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। और इनकी कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं दे रखी, मतलब इनकी कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। मतलब इसमें कोई ये कंडीशन नहीं है कि एक यूपीएससी का चेयरमैन बनने के लिए कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए होती, बस आप ये है कि भारत के नागरिक होने चाहिए आप, और आप क्या नाम है, इस काबिल लगता है, आपको लगना चाहिए कि राष्ट्रपति को लगना चाहिए कि आप इस काबिल हैं कि आप कोई पोजीशन ले सकते हैं, तो आपको पोजीशन दी जाती है। ठीक है, पर कार्यकाल कितना होता है, मतलब टेन्योर कितना होता है एक आपका यूपीएससी के उसमें। तो एक यूपीएससी के चेयरमैन का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, या कहते हैं 65 ईयर्स, मतलब 65 साल तक, या कहते हैं 6 वर्ष तक, है ना, 6 वर्ष से या 65 साल उम्र की आयु तक। मतलब जो भी पहले आ जाए, या तो आपकी एज 65 हो जाए तब तक आप यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, या टोटल 6 साल के लिए, मतलब टोटल 6 साल के लिए आप क्या है यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अब इन्हें रिमूवल कैसा होता है, इनके निष्कासन कैसा होता है। तो जाहिर सी बात है, इनको अगर अपॉइंट राष्ट्रपति ने करा है तो निकालेंगे भी कौन, प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति द्वारा ही इनको निकाला जाएगा। अब रेजिग्नेशन या कहते हैं इस्तीफा, तो ये भी किसे देंगे ये लोग, क्योंकि जो इन्हें अपॉइंट करता है वही इन्हें क्या है, उन्हीं को क्या ये अपना त्यागपत्र देंगे या इस्तीफा पत्र देंगे। जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट ने इन्हें अपॉइंट किया है तो प्रेसिडेंट को ही अपना क्या है रेजिग्नेशन लेटर देंगे, और ये किसी टाइम दे देंगे, कोई फिक्स नहीं कि आपको 1 साल 2 साल करने के बाद दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ रखिएगा। वहीं आपका आता है नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस, और साथ ही अगर आप एक बार यूपीएससी के चेयरमैन हो गए हैं और या यूपीएससी के मेंबर बन चुके हैं, उसके बाद आप उस कार्यालय में पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते। मतलब आप उस ऑफिस में दोबारा से रीअपॉइंट नहीं हो सकते।
ठीक है यार, ये आप क्या है, रीअपॉइंट नहीं हो सकते। एक बार आप अगर बन गए हैं और रिटायर, आपका टेन्योर पूरा हो गया और आपकी एज अभी बाची, मतलब आप मान लीजिए कि एज आपकी 60 पे आप क्या है, 60 की एज पे आपका टाइम पूरा हो गया, 54 की एज पे आपने यूपीएससी के मेंबर बने और 60 की उम्र तक आप बन गए चेयर बने रहे और ये आपको कहते 6 ईयर हो गए आपके। फिर क्या है, 60 की एज पे रिटायर, अपने पोजीशन से रिटायर कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप ये नहीं कि आप लगभग 62 ईयर्स पे या फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद या फिर तुरंत ही दोबारा रीअपॉइंट कर लिए जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता है। वो आप एक ही बार अपॉइंट किए जा सकते हैं, इससे एक से ज़्यादा बार अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आप बताते हैं। चलिए फिर आपका ये क्या खत्म हो गया, आपका यूपीएससी खत्म हो गया। यहाँ पे पूरा यूपीएससी के बारे में बता दिया, यूपीएससी के बारे में पूरा आपको जानकारी दे दी। अब यूपीएससी यहाँ खत्म हो गया आपका। अब नए इस पे चलते हैं। अब आपका आता है क्या, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। जैसे आपका सेंटर का अपना यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वहीं आपका स्टेट का भी अपना क्या है, एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ये भी एक क्या है, स्टेट रिक्रूटिंग एजेंसी है, मतलब ये राज्य की रिक्रूटिंग एजेंसी है, जो राज्य के ए ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने की एक एजेंसी है ये। ठीक है, और इसमें आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक आते हैं, सेम जैसे यूपीएससी में आते हैं। वो मतलब ये मान लीजिए जो यूपीएससी है और साथ और जो क्या नाम है, एसपीएससी है, एसपीएससी, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दोनों आपके क्या है, सेम, मतलब पार्ट 14 के पार्ट हैं। ठीक है, और इसमें आर्टिकल्स कितने आते हैं, 315 से लेकर कितने, 323 आर्टिकल आते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और इसका इनका कंपोजिशन क्या होता है, ये सॉरी यहाँ पे ये यूनियन नहीं है, यहाँ पे आप यहाँ यूनियन हटा दीजिएगा, यहाँ पे स्टेट है ये। ठीक है, और यहाँ पे राज्य होगा, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होगी आपका स्टेट, इसका संयोजन भी सेम जैसे आपका यूपीएससी का होता है, सेम इसमें ही होता है। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें चेयरमैन और उनके जो अदर मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट करता है। जैसे सेंटर में अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, वहीं स्टेट में अपॉइंट करते हैं गवर्नर। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेंटर में अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं और स्टेट में अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है। अब तो ऐसा रीज़न ये होता है, मैंने आपको बताया जब गवर्नर पढ़ाया था मैंने आपको, तभी आपको मैंने बताया था कि ये क्यों होता है। ये आप जानते हैं कि यूपीएससी का जो, जैसे आप मानते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया होते हैं, है ना, ऐसे ही गवर्नर जो होता है वो फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट होते हैं। सबसे बड़े व्यक्ति कौन है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, गवर्नर होते हैं। इसीलिए इनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं आपके। ठीक है, यहाँ भी कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं दे रखी है, योग्यता निर्धारित नहीं कर रखी है। ठीक है, और जैसे यूपीएससी में होता था कि 6 साल का टेन्योर होता था, और इसमें क्या है, जैसे यूपीएससी में क्या होता था, 6 साल के लिए आपका क्या नाम है, आप समझ सकते हैं, या 65 की एज के लिए। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 62 ईयर्स का दे रखा है। यहाँ पे कितना, 62 ईयर्स, मतलब आप खाली क्या है, या तो आपकी ये 62 ईयर्स हो गई हो तो आप अपने पद से हट जाएंगे, या आपकी जो टेन्योर हो गया हो, वो कार्यकाल आपका 6 साल का हो गया है, तो आप अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। ये कंडीशन किसकी होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। याद रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग की ये कंडीशन होती है आपकी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्या रिमूवल कैसे होता है, निष्कासन क्या होगा। तो भाई जो सिंपल तरीका है, इन्हें रिमूव करने का, जब जाहिर बात अपॉइंट गवर्नर ने करा है तो हटाएंगे भी गवर्नर, इसको गवर्नर हटाएंगे आपका, राज्यपाल ही हटाएंगे। और ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो भाई याद रखिएगा, इनको रिमूव गवर्नर कर सकते हैं, पर ये इस्तीफा अपना प्रेसिडेंट को देंगे। किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ भी क्या होता है, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। और यहाँ भी क्या है, वो अपने पद पे लिए क्या है, दोबारा अपॉइंट नहीं हो, रीअपॉइंट नहीं हो सकते आपके। ठीक है, कंडीशन ये हो गई आपकी। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये हो गया आपका, द्वारा क्या आप कंडीशन नहीं हो सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, अब आपका आता है क्या, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, क्या, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। अब संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग क्या है, तो इसमें बोलता है कि कोई 2 स्टेट्स का अपना सिंगल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, मतलब लोक सेवा आयोग को, जहाँ रिक्रूटिंग एजेंसी हो उनकी, 2 और 2 से अधिक राज्यों की अपनी जॉइंट, मतलब जैसे 2 राज्यों को मिलके क्या है, अपनी एक बना लिया है ना। ऐसे आप एग्जांपल ले लें कि उत्तर प्रदेश और बिहार मिलकर अपने एक एजेंसी बना लें, है ना, तो ये आपकी हो जाएगी जॉइंट स्टेट पब्लिक कमीशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल दिया मैंने, आप मान लीजिए है नहीं ऐसा पर। ठीक है, तो आपको बता दें कि 2 और 2 से अधिक राज्यों के लिए
जब ये बनता है, दो या दो देश के राज्य जब मिलके बनाते हैं, उसे हम कहते हैं जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और वहीं आपको बताते हैं कि ये बनाई जाती है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न, मतलब विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के एक अधिनियम द्वारा इसको बनाया जाता है। मतलब पार्लियामेंट में एक पास किया जाता है, किसके अनुरोध पे? स्टेट लेजिस्लेचर के अनुरोध पे, उनके जो रिक्वेस्ट पे क्या नाम है, ये पार्लियामेंट पास, ये एक्ट के तहत पास किया जाता है। ठीक है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी स्टैट्यूटरी बॉडी है? कहते हैं संविधिक निकाय है ये। ठीक है, संवैधानिक निकाय है ये एक आपका। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। और वहीं आपको बता दें, ये इसका जो कंपोजिशन है, ये संयोजन जो है आपका, वो होता है जिसमें सेम होता है, इसके चेयरमैन और अदर मेंबर्स होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। यहाँ पे यह क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं होती आपकी, और एज वही 6 साल की या 62 ईयर्स की, मतलब 6 साल का टेन्योर होगा या आपकी एज कितनी 62 ईयर हो जाए। जो पहले हो विच एवर कम्स अर्लियर, वो आपका वही हो जाएगा। आपका क्या है उस टाइम आपका रेजोल्यूशन या पर आपका रिटायरमेंट आ जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और फिर आपको बताते हैं रिमूवल कैसे होता है। तो जाहिर सी बात है, इसको हटाएंगे कौन? गवर्नर हटाएंगे, और इसका अपना ये रजिस्ट्रेशन लेटर या कहते हैं इस्तीफा पत्र इसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। देखो, इन्हें हटाएंगे गवर्नर, पर ये अपने पद से अपने आप मर्जी से जाना चाहते हैं, है ना। अब चेयरमैन है आपका जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो अपनी मर्जी से अपने पद से जाना चाह रहा है, तो वो अपना जो पद, इस रजिस्ट्रेशन लेटर है या इस्तीफा पत्र है, वो किसको देंगे? राष्ट्रपति जी को देंगे। ठीक है, और वहाँ भी, यहाँ भी क्या होता है आपका? नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू डेथ ऑफिस। तो यहाँ भी क्या, आप उस ऑफिस के लिए दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब अगले उस पर। तो अगला आपका आता है फाइनेंस कमीशन, मतलब वित्त आयोग आता है। दो कितने पढ़ चुके हैं? ये चौथा आपका है। ठीक है, देखो पहला हमने पढ़ा ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तीसरा हमने क्या पढ़ा? जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, चौथा आपका क्या आ गया है? फाइनेंस कमीशन। ये आपके सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, याद रखिएगा, संवैधानिक संस्थाएं हैं ये आपकी। और आपका जब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की या कहते हैं वित्त आयोग की बात करते हैं, तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब अर्ध न्यायिक निकाय है ये आपका, अर्ध न्यायिक निकाय है आपका ये। ठीक है, आपको बता दें कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर और सच अर्लियर एज ही कंसिडर्ड नेसेसरी, मतलब राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष पर या उससे पहले के समय में जब वह आवश्यक समझे गठित किया जाता है। तो मतलब मान लीजिए, आप सीधे कहने तरीका ये है कि इसको जो गठित किया जाता है, आप कहते हैं आपको उसको बनाया जाता है ना, प्रत्येक मतलब हर 5 साल में बनाया जाता है। अब 5 साल में मतलब कैसे हो गया? आप मान लीजिए कि आज कोई गवर्नमेंट आपकी, जैसे लोकसभा सीट में सेंटर में गवर्नमेंट आई है ना, सेंटर में गवर्नमेंट आई आपकी आज, है ना। और आज डेट, मैं आपको डेट, कोई भी डेट आप ले लीजिए, क्या नाम है, आज डेट आप ले लीजिए अपना, क्या नाम है, 26 ले लीजिए ना। 26 तारीख को आपका, 26 मई को आपकी ये आपकी डेट आई है, और 26 मई को अगर आपका क्या नाम है, ये कोई गवर्नमेंट आई है, और ठीक 5 साल बाद, जैसे 2023 का, फिर 26 मई 2028 तक आपकी क्या है, ये फाइनेंस कमीशन आपका गठित रहेगा, या उससे कम समय के लिए, या सरकार जैसे गिर गई तो फिर जब सरकार हिसाब से ये समझ लीजिए, जब तक आपकी सरकार चलती है, मतलब जो पार्टी आपकी जीती है, जीत के वो क्या नाम है, संविधान संसद में आई है, जब तक वो पार्टी रहेगी तब तक आपका ये फाइनेंस कमीशन रहेगा। वो पार्टी जैसे खत्म हो जाएगी तो राष्ट्रपति जी क्या है, इस फाइनेंस कमीशन को भी खत्म कर देंगे। पर ये कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी से हर 5 साल पे बनाते हैं, और यहाँ पर उससे पहले इसे बना सकते हैं, और इससे पहले वो, जैसे मैं कहते हैं, मैंने आपको बताया कि सरकार जैसे गिर गई तो आपकी क्या है, ये फाइनेंस कमीशन भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसको डिसॉल्व कर देंगे, फिर दोबारा से एक नई फ्रेश फाइनेंस कमीशन बनाएंगे आपका, है ना। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसका कंपोजिशन कैसे होता है, संयोजन कैसे होता है। तो इसमें एक चेयरमैन होता है, और तो एक क्या 4 मेंबर्स होते हैं। अब टोटल मिलकर कितने बनाते हैं? टोटल 5 मेंबर इसमें होते हैं। ठीक है, कितने? 5 मेंबर होते हैं, जिनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या होता है?
तो टेन्योर इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, मतलब स्पेसिफाइड टेन्योर नहीं होता है। ये राष्ट्रपति जी, ये कहते हैं प्रेसिडेंट जो है ना वो बताते हैं, उनके द्वारा बताया जाएगा कि कितना टेन्योर होगा इसके चेयरमैन और उसके जो 4 मेंबर्स होते हैं ना, इन 5 लोगों का कितना टेन्योर, कितने समय तक रहेंगे, कितने समय तक नहीं रहेंगे, ये कौन डिपेंड करता है, कौन बताएगा? तो ये प्रेसिडेंट जी बताएंगे, राष्ट्रपति जी बताते हैं कितने टाइम तक रहेंगे, वो खुद डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर फिक्स नहीं होता, जैसे डिपेंड नहीं करता ना, फिक्स उनका टाइम पीरियड होता नहीं, तो इसलिए वो टाइम फिक्स पीरियड यहाँ दे नहीं रखा है। तो आपका क्या है, वेरिएबल रहता है, कम ज़्यादा हो सकता है इसमें, ठीक है। फिर आपका आता है एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब ये क्या नाम है आपका, जो इसके जो फाइनेंस कमीशन होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, टोटल जो 5 मेंबर होते हैं, ये आपके क्या है, दोबारा से एलिजिबल किए जा सकते हैं, मतलब दोबारा से रीअपॉइंट किए जा सकते हैं, दोबारा से ये रीअपॉइंट हो सकते हैं फाइनेंस कमीशन के अंदर, है ना। जैसे यूपीएससी में आपका, स्टेट यूपीएससी में, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, इन सब में क्या था, इन सब में क्या आपका क्या है, जो चेयरमैन होते हैं उसके जो मेंबर होते थे वो रीअपॉइंट नहीं होते थे, पर यहाँ आपका क्या है, रीअपॉइंट हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इस पर आ चुके हैं, बनते हैं इस पर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं क्वालिफिकेशन क्या होती है, योग्यता क्या होती है एक फाइनेंस कमीशन के मेंबर की, एक चेयरमैन और उसके मेंबर की। तो इसमें बताते हैं चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर, मतलब अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसका जो व्यक्ति होगा, जो चेयरमैन होगा, वो पब्लिक अफेयर्स का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो चेयरमैन बन सकता है, ठीक है। वहीं आपकी बात करें कि जो 4 अदर मेंबर्स होते हैं उनके लिए कंडीशन होती है, तो उनकी कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन ये होती है, या तो वो जज हों हाई कोर्ट के, है ना, या तो वो हाई कोर्ट के जज हों, या क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन, या इस काबिल हों कि वो हाई कोर्ट के जज बनने लायक हों, है ना, ये क्वालिफाई हो चुके हों कि हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, तो इस कंडीशन में क्या है, वो मेंबर बन सकते हैं इसके, ठीक है। और साथ ही आगे बताते हैं आपको दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन आती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार के वित्त और खातों का विशेष ज्ञान होना चाहिए उनको, तब बन सकते हैं आपको। तीसरी कंडीशन आती है वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वित्तीय मामलों और प्रशासन के व्यापक का अनुभव होना चाहिए उन्हें। और चौथी कंडीशन ये होती है, चौथी और इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए, तभी आप जो 4 मेंबर्स होते हैं उनके सदस्य बन सकते हैं, ठीक है, किसके, फाइनेंस कमीशन के, वित्त आयोग के, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बता दें इसका फंक्शन क्या होता है, कार्य कैसे करते हैं ये। तो पहले बता दें ये क्या करते हैं, टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, ये भारत के राष्ट्रपति को सिफारिशें करना होता है। क्या कहता है कि सिफारिश करना होता है कि क्या आपका करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है फाइनेंस में, पूरी डिटेल देती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, मतलब फाइनेंस कमीशन क्या होती है, पूरा फाइनेंस का हिसाब, वित्त आयोग, फाइनेंस मतलब क्या होता है, पूरा लेखा जोखा होता है आपका, कितना सामान खर्च किया, खर्चा कहाँ करा है, कितना आया है, कितना कमाया है, कितना गया है, पूरा हिसाब रखती है। और पूरा ये रिपोर्ट जो देती है बना के, जब फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट बनाती है, वो रिपोर्ट किसको दी जाती है, तो वो रिपोर्ट दी जाती है प्रेसिडेंट को, रिपोर्ट दी जाती है, किसको दी जाती है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दी जाती है। रिपोर्ट कौन देता है, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट कैसे देते हैं, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। फिर तीसरी बात ये है, रिकमेंडेशन आर ओनली ऑफ एडवाइजरी नेचर, और इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती है, सिफारिशें दी जाएगी, वो केवल सलाहकारी प्रकृति की होंगी, मतलब उन्हें खाली एडवाइजरी होंगी, ये प्रेसिडेंट उस पर बाउंड नहीं होंगे, उनकी बात के लिए क्या है, वो बाउंड नहीं होंगे, ना। इन्होंने बोला है कि सर ऐसा है कि आप ऐसा कीजिए कि आप जो सरकार खर्च कर रही है, सैलरी दे रही है लोगों को, उस सैलरी को 10% बढ़ा दिया जाए, है ना। रिकमेंडेशन दे दिया 10%, वाई किसी की सैलरी 100 रुपये है और सरकार ने इसने फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन दे दिया है कि सैलरी बढ़ा के 110 रुपये कर दी जाए, ठीक है। तो इस बात के लिए प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होगी 110 रुपये सैलरी कर दे, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई सीरियस समझ लेना, बता रहा हूँ मैं कि उसने बोला कि भाई ऐसा सर सैलरी अब लोगों की महंगाई ज़्यादा हो रही है तो सैलरी बढ़ा दो 10 रुपये, पर तो ये बात कही राष्ट्रपति जी से अपनी रिपोर्ट में, तो राष्ट्रपति जी उस पर अमल करें या ना करें वो उन पर डिपेंड करता है, ये खाली उनको बता सकते हैं कि सर आप ऐसा कर दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा,
ऐसा जरूरी है, ज़रूरत है इसकी। ठीक है, राष्ट्रपति को सही लगता है तो वो उसको मान लेंगे, नहीं लगता तो छोड़ देंगे इसको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर चौथी आपकी जो 2 कंडीशन आपने पहले पढ़ चुके हो, है ना, और ये आपकी क्या नाम है, 2 कंडीशन, आप 3 कंडीशन यहाँ पढ़ चुके हो, पहली ये पढ़ी, दूसरी ये पढ़ी, तीसरी ये पढ़ी। अब फिर चौथी पढ़ते हैं। चौथी आपकी ये आ गई। अब चौथी क्या आपकी, बैलेंसिंग बिल ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया, मतलब भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन पहिया कहा जाता है इसको, मतलब इसको कहा जाता है किसको, फाइनेंस कमीशन को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है कि बैलेंसिंग बिल ऑफ फाइनेंशियल फेडरलिज्म इन इंडिया किसको कहते हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा यूपीएससी आ जाएगा, स्टेट यूपीएससी दे दिया, तीसरा फाइनेंस कमीशन दे दिया, चौथा ऑप्शन दे दिया आपको क्या है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप बताइए किसको कहेंगे, तो जाहिर सी बात आपका ऑप्शन क्या रहेगा, फाइनेंस कमीशन कहेगा, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका फाइनेंस कमीशन खत्म हो गया। ठीक है, अब कितने हमने 4 पढ़ लिए हैं, अब 5वीं तरफ बढ़ते हैं। 5वां कौन सा आता है, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब एससी क्या है, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपका आर्टिकल 338 में आता है। ठीक है, क्या नेशनल कमीशन फॉर एससीज ये किस में आता है, आर्टिकल 338 में आता है। इसमें क्या होता है, ये और जो आपका बनाया गया, ये ओरिजिनली प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर फॉर एससीज एंड एसटी टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द एससी एंड एसटीज। मतलब ये क्या नाम, मूल रूप से आप कह दें कि जो आपका शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, जिससे कि उनके जो उनकी क्या नाम है, आपके ये कि उनकी सेफ गार्ड के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, है ना। अब उनके एसटी एसटीज़ की सुरक्षा के लिए, उन्हें हकों की सुरक्षा के लिए, उनके जो राइट्स हैं, उनके राइट्स की सुरक्षा के लिए क्या है, ये जो आपका नेशनल कमीशन फॉर एससीज है, ये क्या स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करती है शेड्यूल ट्राइब के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए। किसके द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा की जाती है आपकी। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ हिंदी में लिख रखा है क्या, मूल रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रदान किया गया है। आपका क्या है, आर्टिकल 338 आपका ये दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आप एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1987 की बात करते हैं। अब ये क्या है, इसमें क्या है, 1987 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू रेजोल्यूशन, मतलब एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें उन्होंने एक सेटअप किया, एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब एक गैर संवैधानिक कहते हैं या गैर संवैधानिक बॉडी, मल्टी मेंबर कमीशन, जिसे क्या कहते हैं, मल्टी मेंबर कमीशन सेटअप किया, जिसे हम कहते हैं एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। मतलब सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की थी। कब, 1987 के अंदर। अब कौन से, कैसे करिए सर, इसके बारे में बात करें। ये तो गठन तो कर दिया 1987 में, कैसे करा इसके बारे में बात करेंगे, नहीं करेंगे। तो बता दें कि 1987 में आपका जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एसटीज आपका गठन किया था। इसका क्या है, नाम चेंज कर दिया। तो पहले क्या था आपका, पहले यहाँ पे क्या था, ये था पहले यहाँ पे नाम रखा गया था क्या, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, पहले ये नाम हुआ करता था। ठीक है, ये नाम हुआ करता था। ठीक, आप थोड़ा सा और साफ देखेगा, पहले क्या नाम हुआ करता था, मल्टी कमीशन फॉर एससी एंड एसटी हुआ करता था। पर 1987 में इसका नाम बाद में बदल के नाम मॉडिफाई कर दिया गया, और नाम मॉडिफाई करके क्या कर दिया गया, तो कर दिया गया नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटीज कर दिया गया इसका बदल के। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपके बात करते हैं अब ये हुआ क्या था। तो बता दें कि हमारे 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 में, जो 1990 में किया गया था, संवैधानिक संशोधन किया गया था, इसमें क्या किया गया था कि एक इस्टेब्लिश किया गया था हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड एसटीज, मतलब एसटी एसटीज के लिए उच्च स्तरीय सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया था। किसमें, 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 में किया गया था। ठीक है,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। फिर आते हैं 1989 अमेंडमेंट एक्ट 2003, किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल कमीशन फॉर एससी की बात कर रहे हैं अभी सारी। फिर इसमें क्या हुआ था, 89 अमेंडमेंट एक्ट किया था 2003 में। इसमें क्या करा था हमने, इसमें जो ब्यूरिफिकेट द कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड एससी, मतलब एसटी और एसटी के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग का विभाजन कर दिया। मतलब आपका एक जो एसटीज का अलग कर दिया और एसटी का अलग कर दिया 2003 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये आर्टिकल आता है, अंडर आता है आर्टिकल 338 के अंदर। वहीं आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो कहते हैं ये आता है आपका NCSC है ना, और इसे कहते हैं NCST कहते हैं। ये आपका तो यहाँ कट रहा होगा, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये एक मिनट मैं मिटा दे रहा हूँ उसको, फिर ऊपर साफ करके ले दे रहा हूँ। जैसे ये हो गया, ये आपका हो गया क्या, NCSC हो गया, और ये जो वाला आपको क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका NCST हो गया। कैसे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और ये हो गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर आ गया, तो ये आर्टिकल 338A के तहत है ना। आर्टिकल 338 के तहत आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब आ गया, और आर्टिकल 338 के तहत आपका क्या आ गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आ गया। इन दोनों को क्या है, 89 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर अलग अलग काट दिया, दो अलग अलग बांट दिया था। इससे पहले क्या, ये एक थे, इससे पहले क्या एक बॉडी हुआ करते थे, पर 2003 में इसको संवैधानिक संशोधन किया गया, 89 संशोधन किया गया संविधान में, और उसमें क्या करा, शेड्यूल्ड ट्राइब का एक अलग कमीशन कर दिया गया, और शेड्यूल्ड कास्ट का अपना एक अलग ट्राइब कर दिया गया, है ना। ठीक है, तो फिर ये बात कर दी, आपको बता दिया। वहीं क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें बताया गया क्या, सेपरेट कमीशन नेशनल कमीशन फॉर एससी केम इनटू एग्जिस्ट 2004, मतलब अनुसूचित जाति के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग 2004 में अस्तित्व में आया था। कब, 2004 में आया था। वहीं इसमें कौन कौन हुआ करते थे, इसमें आपका एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, और 3 आपके और सदस्य होते थे। तो टोटल कितने, टोटल 5 मेंबर हुआ करते थे। कितने, 5 मेंबर होते थे इसके अंदर। अब होते हैं, मतलब होते थे क्या, वो होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि टेन्योर कितना होता है, उसकी जो प्रेसिडेंट होता है, वाइस चेयरमैन होता है, उसके जो मेंबर होते हैं 3, उनका टेन्योर कितना होता है। तो भाई टेन्योर उनका 3 साल का होता है, फिक्स है कि 3 साल के लिए बस आप रहेंगे इसके। और उनके जो मेंबर्स होते हैं उनका क्या होता है, जो सदस्य होते हैं उनका जो आपका जो क्या नाम है, पर्सन्स ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, हैविंग रिकॉर्ड ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू दी कॉज ऑफ जस्टिस फॉर दी शेड्यूल्ड कास्ट। मतलब और इसके जो 3 सदस्य होते हैं वो उनको जाना जाता है जिनके पास एबिलिटी हो, इंटीग्रिटी हो, मतलब आप कहते हैं कि योग्यता हो, सत्यनिष्ठा हो, प्रतिष्ठा हो, उन्हीं व्यक्ति को, या उनका क्या नाम है, रिकॉर्ड ऐसा रहा हो कि वो अपने जो जस्टिस के लिए, मतलब न्याय के लिए लड़ते हों, तो उनको क्या है, अपॉइंट किया जाता है इस कमीशन के अंदर। मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन में हमने उन मेंबर को अपॉइंट किया जाता है, 3 मेंबर्स को। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं। और इससे जो चेयरपर्सन होते हैं, है ना, जो अध्यक्ष होते हैं, वो आपका शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करेंगे। शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन जो होता है उसके चेयरपर्सन होंगे वो शेड्यूल्ड कास्ट से ही होंगे आपके। ठीक है, और इसमें ये भी बताया गया कि एटलीस्ट 1 मेंबर शैल बी अपॉइंटेड अमंग्स वुमेन, मतलब कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए इन 5 सदस्यों में से। ठीक है, इन 5 सदस्यों की कमीशन में से कम एक फीमेल आपकी वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चढ़ते हैं। फिर आता आपका अभी पांचवा पढ़ लिया, छठा आता है नेशनल कमीशन फॉर एसटीज शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अभी हमने आपका अनुसूचित जाति आयोग पढ़ा था, अब अनुसूचित जनजाति आयोग में शेड्यूल्ड ट्राइब पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, तो ये भी आपको अभी बताया था कि 2003 में जब 89th अमेंडमेंट एक्ट किया था, 89th अमेंडमेंट एक्ट किया था, है ना, 2003 के अंदर, तब क्या है आपका एससीज का और एसटीज़ का अपना अलग अलग से कमीशन बना दिया गया था। तो ये क्या है, एसटीज़ के कमीशन है, मतलब अनुसूचित जनजाति कमीशन है। ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये संवैधानिक निकाय है, जो आर्टिकल 338A में आता है। किसमें, आर्टिकल 338A में आता है। और बता दें आपको 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बनाई गई टू प्रोवाइड शार्प फोकस ऑन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ ST/STs। मतलब अब तो ये 2003 में क्या नाम आपका ये बनाई गई ना, मान लीजिए 2003 में ये अलग से कमीशन बनाया गया कि आपका STs का एक अलग कमीशन होगा। उससे पहले क्या चलता था, तो उससे पहले क्या था, उससे पहले आपका जो क्या नाम है, उस 1999 में
गवर्नमेंट अब सरकार थी या पार्लियामेंट थी, उन्होंने क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नाम की एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई थी, एक अलग से आपका क्या नाम है, मंत्रालय बनाया गया था। और उस मंत्रालय का काम था कि उनका फोकस करना वेलफेयर, मतलब उनके कल्याण और उनके विकास के लिए। किसके विकास के लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब के विकास के लिए, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए, कल्याण के लिए ये कमीशन, ये आपका मंत्रालय बनाया गया था 1999 में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कोऑर्डिनेटेड ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एससीज, मतलब आपके जो सामाजिक निकाय और सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी गतिविधियों का समन्वय किया है, मतलब उन सभी को देखते हैं वो, एक तरह से मान लीजिए, है ना। और बाकी जो सेम कंडीशन जो होती है ना, जैसे आपके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट होती है, सेम यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब में होती है। 3 साल का टेन्योर होता है, 3 इसके टोटल 3 इसमें टेन्योर कितना होता है? टेन्योर होता है आपका 3 साल का, और आपका इसमें कौन, एक चेयरमैन होता है, हैं, एक वाइस चेयरमैन होता है, 3 आपके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 3 मेंबर्स होते हैं। वहीं आपका जो चेयरमैन होंगे वो एसटी से होंगे, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करेंगे, इन 3 सदस्यों में से। और इन 5 में से कम क्या है, एक वुमेन होनी चाहिए, है ना। ये कंडीशन सेम जैसे जैसे आपकी एसटी में दे रखी है, वहीं सेम एसटी में आती है आपकी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पर। अब छठा आपका आता है नेशनल कमीशन फॉर बीसीज, मतलब बैकवर्ड क्लासेस। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की बात करेंगे, किसमें? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की बात करेंगे। अब ये क्या बात होती है, अब इसके बारे में बात करें, इसका क्या क्यों बनाया गया, ये क्यों बनाया गया, तो फिर बात करते हैं। ये बनाया गया था, एक हुआ था आपका मंडल केस जजमेंट, जब आपका 1992 में मंडल केस जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट ए परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स ऑफ अंडर इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन्स इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। मतलब क्या हुआ कहने का इसमें, तो इसका मतलब हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पिछड़े वर्गों की सूची में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने, कम करने या सम्मिलित न करने की शिकायतों की जांच करने के लिए एक स्थानीय वैधानिक निकाय गठित करने का निर्देश दिया था। ऐसा मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को आदेश दिया, उनसे बोला कि आप एक अलग से बॉडी बनाइए जिसमें आप जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग होते हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं, उनकी जो लिस्ट होती है, बैकवर्ड क्लास की जो लोगों की लिस्ट होती है, उस लिस्ट में आप किसको रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते हैं, किसको हटाएंगे, किसको जोड़ेंगे, ये उसके लिए बनाए, एक अलग से बनाए, जिससे क्या है आप आगे से उस पर काम कर सकें, लोगों के बारे में जानकारी मिल सके उसके बारे में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ। फिर आपका बना नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जब कब बना, अब देखो बात क्या होती है, बाद से मैंने आपको बताया कि 1992 में मंडल, जब सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया था कि मंडल केस में जजमेंट दिया था, तब ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि आप एक ऐसी गवर्नमेंट पार्लियामेंट परमानेंट बॉडी बनाइए जो आपकी क्या है बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की पूरी जानकारी लेगी आपकी। ठीक है, फिर वहीं आपका जब 1992 में क्या किया गया, सरकार ने 1993 में, 92 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 1993 में सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाई। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करी गई, कब? 1993 में करी गई। अब ये कब हुआ, फिर इसमें क्या हुआ, इसमें फिर क्या हुआ, इसमें आया कि फिर हमने 102th अमेंडमेंट किया 2018 में। 2018 में क्या है, तो यहाँ 1993 में सेटअप हो गया, अब आराम से काम चल रहा था, आप सब लोग काम चल रहे थे, मजे से काम चल रहा है इसके अंदर। फिर सर क्या गया, जब 2018 आया तब यहाँ पे सरकार ने एक संशोधन किया, और इसमें क्या है, इसे क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। कब, किसके तहत? आर्टिकल 338B में। अब देखो 338 की बात करें, 338 की बात करें तो यहाँ शेड्यूल कास्ट को दिया गया। 338A की बात करें, है ना, 338A की बात करें तो शेड्यूल्ड कास्ट की बात हो जाएगी। और 338B की बात करें तो ये किसकी रहेगी, ये रहेगी आपकी बैकवर्ड क्लासेस की बात हो जाएगी यहाँ पे। तो याद रखिएगा ये आर्टिकल में 3 आपके कंक्लूड होते हैं आपका। ठीक है,
ठीक है। फिर क्या हुआ, अब इसमें बात आती है कि और क्या है, तो बाकी इसमें लगभग सेम ही है जैसा आपने पढ़ा, पिछले में बता चुका हूँ मैं, जिसमें क्या नाम है SC ST वाले में सेम जैसा बताया, ST और SC कमीशन के बारे में बताया, सेम उसमें ही होता है। इसका चेयरमैन जो टेन्योर होता है, चेयरमैन का जो टेन्योर होता है वो टेन्योर होता है आपका 3 साल का। इसमें आपका एक चेयरमैन होता है, एक चेयरमैन होता है ना, एक आपका वाइस चेयरमैन होता है ना, और 3 और मेंबर्स होते हैं, है ना। जो चेयरमैन होता है वो आपका क्या नाम है बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करेगा, है ना। और जो 3 मेंबर, और इन सभी पाँचों मेंबर्स में से एक, कम से कम एक कौन होनी चाहिए, आपकी वुमेन होनी चाहिए, है ना। ये कंडीशन आपकी लागू होती है सब इस पर भी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया 1993 कमीशन पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है अगला, अब आपका आता है क्या नाम है अगला, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, मतलब भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए के आयुक्त की बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात करी जा रही है। अब ये कब इसे बनाया गया, इसे बनाया कब गया, तो इसे 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत बनाया गया, जिसमें आर्टिकल आपका कौन सा जोड़ा गया, आर्टिकल 350B जोड़ा गया था इसमें, ठीक है। और ये किसमें, पार्ट 17 में आता है, किसमें, पार्ट 17 आता है। और इसका जो आयुक्त होता है वो अपॉइंट किसी द्वारा किया जाता है, तो अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी ड्यूटी क्या होती है, तो ड्यूटी होती है टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स related to the safeguard provided for linguistic minorities under the constitution, मतलब संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना, ये इस कमीशन का काम होता है, आपकी ड्यूटी होती है। फिर आप बात कर रहे हैं आर्टिकल 350B की बात करें, तो आर्टिकल 350B के तहत एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वॉज क्रिएटेड इन 1957। तो 1957 में एक स्पेशल ऑफिसर को बनाया गया, किसके लिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, मतलब भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आपका एक स्पेशल ऑफिसर आयुक्त बनाया गया था आर्टिकल 350B के तहत, और कब, 1957, मतलब 1957 में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो यहाँ पे खत्म हो गया होता है, आपका ये खत्म हो गया पूरा, है ना, ये आपका कमीशन खत्म हो गया, आपका कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक्स कमीशन खत्म हो गया। फिर आपका आता है आपका इलेक्शन कमीशन। क्या आता है, इलेक्शन कमीशन, ये कहते हैं निर्वाचन आयोग भी कहते हैं इसको, चुनाव आयोग भी कहते हैं हम लोग, या निर्वाचन आयोग भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो आपको बता दें ये परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये एक मतलब स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, ये इंडिपेंडेंट है, ये सरकार के अंडर नहीं आती, दबाव में काम नहीं करती, किसी के दबाव में काम नहीं करती, इंडिपेंडेंट वर्क करती है आपकी। ये आपका आर्टिकल 324 में आता है, अनुच्छेद 324 में आता है। इसमें क्या होता है, आपका चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन होते हैं। इफ़ एनी द प्रेसिडेंट में फॉर्म टाइम टू फिक्स, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त और उतनी संख्या में चुनाव आयुक्त यदि कोई हो जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियत करते रहते हैं, मतलब हमें लगता है कि कुछ कमी पड़ रही है तो वो और अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, बाकी कौन से होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं आपके, है ना। तो इसमें प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर कितने हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, और आपको सॉरी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, और 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं आपके किसमें, चुनाव आयोग में, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आपको बात करें इन्हें अपॉइंट कौन करता है, तो इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी ने नियुक्त करते हैं। भाई आपको बताया मैंने, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, है ना। और टेन्योर कितना होता है इनका 6 साल का या 65 ईयर्स की एज, जो भी पहले आ जाए, मतलब जो भी पहले आ जाए वो हो जाएगा, या 6 साल का टेन्योर पूरा हो जाए या 65 की एज उनकी हो जाए, तो वो क्या है, उनका कार्यकाल तब तक रहेगा, उसके बाद क्या रिटायर हो जाएंगे वो, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या है, चुनाव आयोग खत्म हो गया। और चुनाव आयोग को मैं इस पर थोड़ा डिटेल कम इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि मैंने चुनाव आयोग पे अलग से बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया भी है पीछे, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी उसमें मैंने और अच्छे से इसको बताया हुआ है, इलेक्शन कमीशन को बहुत अच्छे समझाया हुआ है, तो आप उन्हें देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के बारे में बात करते हैं। अब ये क्या है, जैसे ही हम क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को ही हम कहते हैं शॉर्ट में GST कहते हैं, है ना, GST काउंसिल कहते हैं।
ठीक है, जीएसटी काउंसिल कहते हैं इसको। तो आर्टिकल 279A में आपका आता है ये, ठीक है, किसमें, आर्टिकल 279A में, और इसे बनाया गया था 101th अमेंडमेंट एक्ट 2000, ये एक्ट है, सिंगल सी है, एक्ट 2016 में इसको बनाया गया था, ठीक है। और ये क्या है, ये एक जॉइंट फोरम है सेंटर एंड स्टेट का, मतलब केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच है ये, ठीक है। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो इसके चेयरपर्सन होते हैं आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं आपको, जैसे प्रेजेंट में निर्मला सीतारमण है, ये इनकी क्या है, आपकी अध्यक्ष होती हैं, किसकी, जीएसटी काउंसिल की, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन। कहते हैं जो मिनिस्टर इन चार्ज होता है फाइनेंस और टैक्सेशन का, वो हर गवर्नमेंट से इसमें आते हैं, प्रति गवर्नमेंट से इसमें आते हैं, वैसे हर राज्यों से, मतलब वित्त और कराधान प्रभारी मंत्री जो होते हैं प्रत्येक राज्य सरकार से आपके इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, किसमें, जीएसटी काउंसिल में। और जो आपका वाइस चेयरपर्सन होता है वो चूज़ किया जाता है मेंबर ऑफ काउंसिल फ्रॉम द स्टेट, मतलब जो मेंबर ऑफ काउंसिल होती है स्टेट्स की, उनके द्वारा क्या है, वाइस चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, पर वाइस चेयरमैन को आपका वो चेयरमैन, तो चेयरमैन आपका सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वित्त मंत्री होते हैं वही हो गए आपके, प्रेसिडेंट क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वित्त मंत्री होते हैं वही चेयरमैन हो गए। और जो वाइस चेयरमैन होंगे वो चेयरमैन आपका जो स्टेट के मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स होते हैं, वो जो सभी स्टेट्स के मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स मिलके डिसाइड करते हैं कि वाइस चेयरमैन कौन होगा आपका, ठीक है। वहीं आपको बताएं चेयरपर्सन जो होता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है ना, उसमें दो ये तो हो ही गया, मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज होते हैं, मतलब फाइनेंस, हर स्टेट के आपके वित्त मंत्री जो होते हैं वो तो इंक्लूड होते हैं जीएसटी काउंसिल में, इसमें है ना, प्लस आपका एक वाइस चेयरमैन हो गया, और प्लस इसके अंदर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के जो चेयरमैन होते हैं ना, चेयरमैन किसके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जिसे CBSEC भी कहते हैं, इसके मेंबर भी होते हैं। ये परमानेंट इन्वाइटी होते हैं, मतलब इन्हें इन्वाइट किया जाता है ना, ये परमानेंट इन्वाइटी होते हैं, पर इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता, ये वोटिंग नहीं करते यहाँ पे, बस खाली यहाँ क्या बैठे हुए होते हैं, इन्वाइट किया जाता है, बोलो आप आइए और देखिए। और परमानेंट होते हैं, मतलब इन्हें बुलाना कंपलसरी है ही है, ये मान लीजिए इन्हें बुलाना कंपलसरी है ही है, बस इनके पास क्या वोटिंग राइट नहीं होता है, कोई वोटिंग राइट नहीं होता है इसमें आपका, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, कामकाज क्या होता है, टू मेक रिकमेंडेशन टू सेंटर एंड स्टेट, मतलब केंद्र और राज्यों को सुझाव देना होता है टैक्स के सिलसिले में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात करते हैं। अब ये भी होते हैं आपके, तो ये क्या होते हैं आपके, ये आपका आर्टिकल 148 में आते हैं, अनुच्छेद 148 में आते हैं। और ये कौन होते हैं, हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मतलब भारतीय लेखा परीक्षा और लेख विभाग के प्रमुख होते हैं। और ये कौन होते हैं, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है, मतलब जनता के पर्स का संरक्षक भी कहा जाता है कैग को, इसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में कैग कहते हैं, ठीक है। तो कैग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कैग शैल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर होंगे संविधान के अंदर, ठीक है। ये किसने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था ये बात, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इन्हें अपॉइंट कौन करता है, इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इनकी ओथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। इनका टेन्योर कितना होता है, 6 साल का टेन्योर होता है, या फिर 65 ईयर की एज हो, जो पहले आ जाए वो आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर आप बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि इस पार्लियामेंट जो होती है कैग की ड्यूटीज़, पावर और कंडीशंस ऑफ सर्विस, ये आपका आता है एक्ट 1971 के तहत होता है इसमें, ठीक है। आर्टिकल 150 के तहत ये एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। आर्टिकल 150 के तहत ही ये ऑडिट रिपोर्ट किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद भवन में पेश करते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर आर्टिकल 150 के तहत जो ऑडिट रिपोर्ट होती है गवर्नर को दी जाती है, वो गवर्नर क्या करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में मतलब राज्य विधायिका में पेश करते हैं। तो सेंटर प्रेसिडेंट को देते हैं एक रिपोर्ट, जो सेंटर की देते हैं, केंद्र की देते हैं, वो केंद्रीय रिपोर्ट कहाँ पेश होती है, संसद भवन में। और वहीं कैग रिपोर्ट स्टेट को भी देती है, तो स्टेट किसको देती है, गवर्नर को देती है स्टेट में, और गवर्नर कहाँ देते हैं, पेश करते हैं इसको, स्टेट लेजिस्लेचर में पेश करते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका वो ऑडिटर जनरल खत्म हो गया। अगला टॉपिक आता है आपका
अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के महान्यायवादी। तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, ये वीडियो पूरा वीडियो बना रखी मैंने, बहुत डिटेल पढ़ाया हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैं छोटा करके पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें आपका आर्टिकल 76 आता है। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं देश के, टेन्योर कोई फिक्स नहीं होता है इनका, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है इनका, ठीक है। और ये आर्टिकल 143 के तहत आता है। इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। ये आर्टिकल 143 के तहत रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट किसके द्वारा अपॉइंट किया जाए, रिप्रेजेंट करेंगे राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा ये रिप्रेजेंट को क्या है, जो सरकार है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। केंद्र सरकार की बात करें, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो केंद्र सरकार का वकील होता है, ये आपका एक तरह से केंद्र सरकार का वकील होता है ये, है ना, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, मतलब एक तो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया हो गया जो सेंटर का होता है, वहीं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट भी होते हैं, मतलब राज्य के महाधिवक्ता, है ना। तो ये कौन होते हैं, ये भी आपके आर्टिकल 165 के तहत आते हैं। और ये एक तरह से मान लीजिए स्टेट इक्विवेलेंट एज अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के अटर्नी जनरल के राज्य समक्ष के बराबर होते हैं। मतलब जैसे केंद्र में अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वहीं क्या है स्टेट में आपका एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ये क्या नाम है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं सेंटर के, और स्टेट में कौन होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है। इन्हें अपॉइंट कौन करता है, तो इन्हें अपॉइंट गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। गवर्नर द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है, ठीक, ये आपको हो गया। और यही वो सीधी बात है, इनका टेन्योर भी गवर्नर द्वारा डिसाइड किया, तो वही 65 साल की एज आपकी होनी चाहिए, या आपका 6 साल का टेन्योर, कोई भी आपका जो पूरा हो जाए वही किया जाएगा। या इन्हें कोई अपना त्याग पत्र देना है तो वो भी अपना गवर्नर को पेश करेंगे ये कि भाई हम किसी कारणवश मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे त्याग पत्र दीजिए, मुझे हटना अपने पद से, तो गवर्नर को दे देंगे ये। तो एक तरह समझ लीजिए कि अटर्नी जनरल ऑफ स्टेट और अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया लगभग बराबर होते हैं, बस रिप्रेजेंट अलग अलग लोगों को करते हैं। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को करेंगे, और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। यहाँ आपकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है ना, आपकी जितनी संवैधानिक संस्थाएं निकाय जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ आपके सारे संवैधानिक संस्थाएं निकाय जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उनकी बॉडीज़, उनको वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप आज देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे क्या है ये बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके। जय हिंद।